नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। विस्तार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। 4 बज चुके हैं और राजधानी दिल्ली की सबसे पहली बात होगी, क्योंकि दिल्ली में सियासी हलचल तेज है। पल पल समीकरण बदल रहे हैं। नई सरकार को लेकर एनडीए और इंडिया गठबंधन की बैठकों का दौर जारी है। दिल्ली में क्या कुछ चल रहा है, सरकार को लेकर क्या कुछ अपडेट है, 4 बजे के 10 बड़े अपडेट आपको हम बताते हैं। देखिए बड़ी स्क्रीन पर 9 जून को प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे नरेंद्र मोदी। सूत्रों के हवाले से खबर है, यह पहला अपडेट है कि 9 जून वो तारीख हो सकती है जब नरेंद्र मोदी एक बार फिर से पीएम पद की शपथ लेंगे। दूसरा अपडेट है एनडीए संसदीय दल की बैठक कल सुबह होगी 11:15 बजे। एनडीए सांसदों की बैठक कल होने वाली है सुबह 11:15 बजे दिल्ली में होगी। सभी सांसदों को बुलाया गया है, सभी राज्यों के सांसदों को दिल्ली बुलाया गया। तीसरा अपडेट है चुनाव आयोग राष्ट्रपति को सौंपेंगे नए सांसदों की सूची। जो चुनाव आयोग है, नवनिर्वाचित जो नए सांसद हैं या पुराने भी हैं, जो लोकसभा चुनाव में चुनाव जीत चुके हैं सांसद, उनकी लिस्ट राष्ट्रपति को सौंपेगा चुनाव आयोग। की तीसरा अपडेट। चौथा अपडेट क्या है? राहुल गांधी बनाए जा सकते हैं नेता विपक्ष। जी हां, विपक्ष के नेता के तौर पर राहुल गांधी का नाम सामने आ रहा है। इंडिया गठबंधन की बैठक में फैसला लिया जाएगा कि वो चेहरा कौन होगा, लेकिन सबसे आगे रेस में राहुल गांधी हैं। 5वां अपडेट है मोदी कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं 35 से 40 नए चेहरे। जी हां, 35 से 40 नए चेहरे मोदी कैबिनेट में आपको इस बार नजर आएंगे, क्योंकि परिस्थितियां ही ऐसी कुछ बदल गई हैं। इस बार के लोकसभा चुनाव में किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं दिया है देश की जनता ने, और यही वजह है कि 35 से 40 नए चेहरे आपको मिल सकते हैं। छठा अपडेट यह है मोदी सरकार 3.0 में 3 मंत्री पद चाहते हैं नीतीश कुमार। डिमांड है नीतीश कुमार की, जेडीयू की पार्टी की डिमांड है 3 पद, 3 बड़े पद नहीं, केवल बड़े पद चाहते हैं नीतीश कुमार। और देखने वाली बात होगी कि कौन कौन से पद हो सकते हैं, वो कौन कौन से विभाग मिल सकते हैं। 7वां अपडेट है एमपी से शिवराज सिंह चौहान, वीडी शर्मा, सिंधिया का नाम रेस में आगे है, जो मोदी कैबिनेट का हिस्सा हो सकते हैं। मध्य प्रदेश में बम्पर जीत मिली है, 29 की 29 सीटें बीजेपी ने यहां से जीती, एक नया रिकॉर्ड कायम कर दिया है। 3 चेहरे सामने आए हैं, शिवराज सिंह चौहान, वीडी शर्मा और सिंधिया, ये मोदी कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं। और अमित शाह से मुलाकात करेंगे देवेंद्र फडणवीस, जिन्होंने इस्तीफे की पेशकश कर दी थी। उन्होंने हार की जिम्मेदारी ली थी। महाराष्ट्र में बीजेपी की जो दुर्दशा हुई है उसके लिए जिम्मेदार देवेंद्र फडणवीस ने खुद को बताया और इस्तीफे की पेशकश कर दी। अमित शाह से उनकी मुलाकात हो सकती है देवेंद्र फडणवीस की। 12 जून को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे चंद्रबाबू नायडू, टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू 12 जून को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, जिन्होंने एनडीए को समर्थन दे दिया है। 12 जून का वो दिन होगा जब चंद्रबाबू नायडू शपथ लेंगे और बीजेपी का ऐलान है कि नीतीश के नेतृत्व में लड़ेंगे बिहार का चुनाव। जो बिहार का विधानसभा चुनाव है वो नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। एनडीए ने ये ऐलान कर दिया है। तो हम देख रहे हैं कि परिस्थितियां ऐसी हो गई हैं कि सभी को साथ लेकर चलना पड़ेगा अब भारतीय जनता पार्टी को। आगे बढ़ते हैं, अब दिल्ली की बात हो जाए। दिल्ली में बीजेपी के नेताओं की बड़ी बैठक है। बैठक में वरिष्ठ नेता ले रहे हैं हिस्सा। अमित शाह समेत बड़े नेता मौजूद हैं। नड्डा के आवास पर यह बैठक हो रही है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। दिल्ली में बीजेपी के नेताओं की बड़ी बैठक चल रही है और इस बैठक में बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता हिस्सा ले रहे हैं। अमित शाह समेत कई नेता इस बैठक में मौजूद हैं। काफी देर से ये बैठक चल रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर काफी समय बीत चुका है, लेकिन बैठक अभी भी जारी। तमाम पहलुओं पर बातचीत हो रही है, तमाम समीकरण साधे जा रहे हैं, तमाम समीकरणों पर विचार विमर्श किया जा रहा है। बारीकी से बातचीत यहाँ पर हो रही है। दिल्ली में बीजेपी के नेताओं की एक बड़ी बैठक चल रही है। जेपी नड्डा के आवास पर गृह मंत्री पहुंचे हुए हैं, अमित शाह पहुंचे हुए हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वहां पर पहुंचे हुए हैं और भी कई बीजेपी के दिग्गज नेता इस बैठक में मौजूद हैं। वहीं कल सुबह की बात की जाए, कल सुबह 11 बजे एनडीए के सांसदों की बैठक होनी है। संसद के सेंट्रल हॉल में कल सांसदों की बैठक होगी। बीजेपी के सभी सांसद आज शाम तक दिल्ली आ जाएंगे। बीजेपी शासित राज्यों के सीएम, डिप्टी सीएम भी शामिल होंगे। आज रात तक सभी सीएम, डिप्टी सीएम दिल्ली पहुंचेंगे। जी हां,
तो बीजेपी शासित राज्यों के सीएम डिप्टी सीएम को दिल्ली बुलाया गया है, दिल्ली तलब किया गया है। एक बड़ी बैठक कल 11 बजे करीब 11 बजे एनडीए के सांसदों की बड़ी बैठक होनी है। जो एनडीए से जीतकर आए हुए हैं वो सभी सांसद दिल्ली में मौजूद रहेंगे। संसद के सेंट्रल हॉल में कल सांसदों की बड़ी बैठक है। बीजेपी के सभी सांसद आज शाम तक दिल्ली में होंगे। बीजेपी शासित राज्यों के सीएम डिप्टी सीएम भी इस बैठक में शामिल होंगे और वो आज रात तक सभी सीएम और डिप्टी सीएम दिल्ली पहुंचेंगे। सभी को दिल्ली तलब किया गया है, सभी को दिल्ली बुलाया गया है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, महाराष्ट्र सभी राज्यों के जो सांसद हैं, एनडीए के जो सांसद हैं, सभी आज दिल्ली में आपको नजर आएंगे। और जो बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम हैं वो भी हमें दिल्ली में नजर आएंगे। तो क्या कुछ सियासी हलचल दिल्ली में फिलहाल इस समय हो रही है उसे हम जानेंगे। हमारे 4 सहयोगी इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमृत तिवारी हैं, नड्डा आवास दिल्ली में मौजूद है, वो नड्डा के आवास से। अनमोल तिवारी जुड़े हुए हैं छत्तीसगढ़ भवन दिल्ली से। राकेश चौधरी एमपी भवन दिल्ली से और आदर्श सिंह यूपी भवन दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले अमृत, मैं आपके पास आ रहा हूं। जो एनडीए की जो बैठक चल रही है, बीजेपी की बड़ी बैठक चल रही है जेपी नड्डा के आवास पर, उस बैठक को लेकर फिलहाल क्या अपडेट अभी? जी सुमित, दिल्ली की जहाँ पे जेपी नड्डा के आवास पे हूँ, आप देख सकते हैं कि पूरे देश भर की जो सियासत है उसका एक फोकल पॉइंट भी ये बना हुआ है। और यहाँ पे सुबह 11 बजे से लगातार बैठकों का दौर चला हुआ है। आपको बता दें कि इस बैठक में जब शुरू में जो है राजनाथ सिंह, अमित शाह और जेपी नड्डा के बीच, इन तीनों नेताओं के बीच एक कोर जो है कहा जाए कि बातचीत हुई थी। उसके बाद से तमाम जो नेता हैं, मंत्री थे, वो यहाँ पहुँचे। प्रहलाद जोशी, पीयूष गोयल और उसके बाद से बताएं विनोद तावड़े, BL संतोष, तमाम नेता यहाँ पे पहुंचे थे। लेकिन अभी कुछ देर बाद बता दें कि राजनाथ सिंह और पीयूष गोयल यहाँ से निकल चुके हैं और तमाम नेता जिसमें होम मिनिस्ट्री, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री, वित्त मंत्रालय, रेल मंत्रालय उसमें नहीं है, लेकिन रेल मंत्रालय भी बीजेपी ने अपने साथ रखना चाहिए। उसके साथ साथ डिफेंस मिनिस्ट्री, ये तमाम बड़ी मिनिस्ट्री जो कहीं ना कहीं इसका एक व्यापक असर देखने को मिलता, तो उन मिनिस्ट्रीज को अपने पास रखना चाहिए बीजेपी। किस तरह से अंजाम दिया। मैं लौटूंगा अमृत आपके पास। अनमोल तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं छत्तीसगढ़ भवन दिल्ली से। अनमोल, ऐसी खबरें हैं कि मोदी कैबिनेट में छत्तीसगढ़ से भी कई मंत्री हैं जो शामिल हो सकते हैं, इस पर कोई अपडेट आपके पास? बिल्कुल सुमित, देखिए कयास लगाए जा रहे हैं कि छत्तीसगढ़ से इस बार एक केंद्रीय मंत्री दिया जा सकता है, क्योंकि देखिए छत्तीसगढ़ वही राज्य है जिसने बीजेपी को 10 सीटें इस बार दी है। और जब एनडीए गठबंधन की सरकार बनने जा रही है और जिसमें बीजेपी के पास 240 सीट है, तो जो छत्तीसगढ़ से 10 सीट मिली है वो काफी महत्वपूर्ण है बीजेपी के लिए। यही वजह है कि अब चर्चा है कि छत्तीसगढ़ से इस बार केंद्रीय मंत्री दिया जा सकता है। लेकिन सुमित, ध्यान देने वाली बात है कि इसमें केंद्रीय मंत्री कौन बनेगा, तो 2-3 नाम प्रमुख तौर पर आ रहे हैं। बृजमोहन अग्रवाल जो लगातार 8 बार विधायक रहे हैं रायपुर से, और जब उन्हें अभी सांसदी का चुनाव लड़ाया गया तो वो भी जीत कर आ गए और काफी अच्छे मार्जिन से जीते हैं। टॉप 10 में उनका पूरे देश भर में नाम है, अच्छे मार्जिन से जीतने वाले में उनका नाम है। इसके साथ ही संतोष पांडे जिन्होंने भूपेश बघेल को हराया, पूर्व मुख्यमंत्री, इसके अलावा विजय बघेल जो दुर्ग से आते हैं। तो ये 2-3 ऐसे प्रमुख नाम है जो केंद्रीय कैबिनेट में इनको जगह मिल सकती है, क्योंकि अभी तक छत्तीसगढ़ से सिर्फ राज्य मंत्री का ही दर्जा दिया जाता था। लेकिन अब इस बार हो सकता है कि मोदी कैबिनेट में छत्तीसगढ़ से केंद्रीय मंत्री देखने को मिले। सुमित, इंतजार रहेगा छत्तीसगढ़ से कौन से चेहरे होंगे वो, या कौन सा चेहरा होगा जो मोदी कैबिनेट का हिस्सा हो सकता है। आप सभी मेरे साथ बने रहिएगा। बड़ी खबर मिल रही है दिल्ली से सरकार के गठन को लेकर। इस वक्त की बड़ी खबर, शपथ ग्रहण समारोह अब 8 जून की जगह 9 जून को होगा। तीसरी बार पीएम पद की शपथ लेंगे नरेंद्र मोदी। फॉरेन डेलीगेट्स के शेड्यूल की वजह से समारोह एक दिन आगे बढ़ा दिया गया है। जी हां, कई विदेशी मेहमान भी इस समारोह में शामिल होंगे, ऐसी खबरें हैं। इसीलिए समारोह को एक दिन आगे बढ़ा दिया गया है। फॉरेन डेलीगेट्स के शेड्यूल को लेकर चंद्रबाबू नायडू भी अब 12 जून को सीएम पद की शपथ लेंगे। तो शपथ ग्रहण समारोह को आगे बढ़ाया गया है। जो विदेशी मेहमान हैं उनके शेड्यूल के हिसाब से उसे रखा गया है। तो लगातार हम देख रहे हैं, अपडेट ले रहे हैं। हमारे सहयोगी दिल्ली से लगातार जुड़े हुए हैं और राकेश हमारे साथ
एमपी भवन दिल्ली से जुड़े हुए हैं राकेश चौधरी। राकेश, जिस तरीके से अनमोल ने बताया कि छत्तीसगढ़ से भी कहीं ना कहीं मोदी कैबिनेट में एक चेहरा हो सकता है, छत्तीसगढ़ से, एमपी से भी ऐसे कई नाम चल रहे हैं, शिवराज सिंह चौहान का, सिंधिया का, वीडी शर्मा का। हालांकि एमपी में 29 की 29 सीटें जीती हैं बीजेपी ने। क्या एमपी से 2 से 3 चेहरे हो सकते हैं मोदी कैबिनेट में, राकेश? जी बिल्कुल सुमित, मोदी कैबिनेट में एमपी की भागीदारी बिल्कुल होगी और ऐसा कहा भी जा रहा है। शिवराज सिंह चौहान की बम्पर जीत हुई और शिवराज सिंह चौहान के लिए कहा जा रहा है कि उन्हें कृषि मंत्रालय दिया जा सकता है। वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया मोदी 2.0 में भी मंत्री थे, तो इस बार भी उन्हें मंत्रालय दिया जा सकता है, यानी कि मोदी कैबिनेट में वो शामिल हो सकते हैं। वीडी शर्मा, आपने बहुत बड़ा नाम जिक्र किया, मध्य प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष भी हैं, तो उनके ऊपर काफ़ी जिम्मेदारी है, तो हो सकता है कि राज्य की जिम्मेदारी संभालने के लिए उन्हें छोड़ दिया जाए। लेकिन वीरेंद्र कुमार जो है, वीरेंद्र कुमार लगातार 7 बार सांसद रहे हैं, मतलब बड़े नाम हैं, तो इनको मंत्रिमंडल में चर्चा है कि शामिल किया जा सकता है। सुमित, निश्चित तौर पर कई नाम है, लेकिन बीजेपी को अपने घटक दल जो हैं उनको भी संभालना है। आदर्श, यूपी से भी कई चेहरे होंगे जो मोदी कैबिनेट का हिस्सा हो सकते हैं, लेकिन यूपी में बहुत बड़ा डेंट बीजेपी को लगा है। बिल्कुल, यूपी से कई ऐसे चेहरे हैं जो मोदी कैबिनेट 3.0 में शामिल होंगे। मैं आपको अगर नाम बताऊं जो संभावित नाम है तो उसमें दिनेश शर्मा शामिल हैं, पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं, फिलहाल सांसद हैं। जितिन प्रसाद हैं, मौजूदा सरकार में, यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, लेकिन अभी सांसद चुन लिए गए हैं। भोला सिंह हैं, छत्रपाल गंगवार हैं, पंकज चौधरी हैं, विनोद बिंद, सतीश गौतम, अनूप वाल्मीकि और एसपी सिंह बघेल। ये वो तमाम नेता हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है कि ये मोदी कैबिनेट 3.0 में शामिल होंगे। इसके साथ ही साथ यूपी सरकार में भी जो मंत्रिमंडल है उसका पुनर्गठन किया जाएगा, यानी इन नेताओं के जाने के बाद जो मंत्रालय बचेंगे उनमें नए चेहरों को शामिल किया जाएगा। जिसमें सबसे बड़ा नाम निकलकर सामने आ रहा है, जो मध्य प्रदेश के प्रभारी रहे हैं डॉक्टर महेंद्र सिंह, उनको यूपी सरकार के कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है, क्योंकि मध्य प्रदेश में बम्पर जीत हुई है बीजेपी की। ऐसे में निश्चित तौर पर उन्हें वहां से एक बड़ी जिम्मेदारी के तौर पर बड़ा मंत्रालय दिया जा सकता है। श्रीकांत शर्मा पूर्व बिजली मंत्री थे, उनको शामिल किया जा सकता है। लक्ष्मीकांत वाजपेयी राज्यसभा सांसद हैं और झारखंड बीजेपी के प्रभारी हैं, तो उनको भी वापस लिया जा सकता है कैबिनेट में। राधा मोहन अग्रवाल हैं और साथ ही साथ इसके अलावा जो है कमलेश पासवान और अशोक रावत, ये वो नाम हैं जिसके बारे में कहा जा रहा है कि ये लोग शामिल हो सकते हैं। तो यानी यहाँ एक और जहाँ मोदी कैबिनेट 3.0 में नए चेहरे यूपी से, एमपी से, छत्तीसगढ़ से शामिल होने वाले हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इन राज्यों से जो सीटें बचेंगी या जो लोग पहले से ही राज्य सरकार में मंत्री हैं उन लोगों की जगह पर नए चेहरों का आना तय माना जा रहा है। सुमित, निश्चित तौर पर आप सभी मेरे साथ बने रहिए। लगातार अपडेट विस्तार न्यूज़ दे रहा है, पल पल की अपडेट दे रहा है। आप सभी हमारे साथ बने रहिए आप लोग। एक बड़ी खबर और है, एक और बड़ी खबर है। एक तरफ एनडीए केंद्र में सरकार बनाने की तैयारी में जुटा हुआ है, तो लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष कौन होगा, नेता विपक्ष कौन होगा, इसको लेकर भी चर्चाएं हैं। और इसी बीच सूत्रों ने बताया है कि लोकसभा में विपक्ष के नेता कांग्रेस नेता राहुल गांधी बन सकते हैं। कांग्रेस में अंदर खाने विचार चल रहा है कि राहुल गांधी सदन में कांग्रेस की कमान संभालेंगे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष बनेंगे। कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में लोकसभा में कांग्रेस का नेता तय किया जाना है और इस बीच कांग्रेस सांसद ने भी खुलकर राहुल गांधी को विपक्ष के नेता बनाने की मांग की। लोकसभा चुनाव में विपक्षी गठबंधन इंडिया के शानदार प्रदर्शन में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और काफी मेहनत भी की थी। गठबंधन में सबसे ज्यादा सीटों पर जीत भी कांग्रेस को ही मिली है। बता दें कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की शिवसेना के नेता संजय राउत तो ये भी कह चुके हैं कि अगर केंद्र में गठबंधन इंडिया की सरकार बनती है तो राहुल गांधी पीएम बनना चाहेंगे, तो हम इसका विरोध नहीं करेंगे। दरअसल लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष बनने के लिए 10% से ज्यादा सीटें होना जरूरी होता है। साल 2014 में कांग्रेस ने 44 तो 2019 में 52 सीटें जीती थी। तो नेता प्रतिपक्ष को लेकर भी चर्चाएं हैं। राहुल गांधी का नाम सबसे आगे चल रहा है। राकेश, मैं आपके पास आ रहा हूं। एक तरफ सरकार गठन की रणनीति, दूसरी तरफ मजबूत विपक्ष होना चाहिए, इसकी रणनीति बनाई जा रही है और सभी ने सहमति जताई है राहुल गांधी के नाम पर। राकेश,
जी सुमित, राहुल गांधी के नाम पर जो है इसलिए भी सहमति जताई जा रही, चूंकि विपक्ष में जो है कांग्रेस के पास 99 का आंकड़ा है, मतलब कि सबसे बड़ा विपक्षी दल के रूप में जो है कांग्रेस सामने आई है। और राहुल गांधी की रणनीति रही है, वो लगातार जो है क्षेत्र में जाते रहे हैं और वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा के तहत वो लगातार जा रहे थे, केरल से लेकर कन्याकुमारी और जम्मू कश्मीर तक। तो उनकी जो नीति रही है उसे भी जनता ने स्वीकार किया है और साथ ही साथ उनके इंडिया गठबंधन के जो घटक दल है वो भी अब स्वीकार कर रहे हैं। आपने देखा कि पिछले दिन जो है मल्लिकार्जुन खड़गे जब प्रेस को ब्रीफिंग कर रहे थे तो उस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार बनाने की प्रक्रिया में हम आगे अभी नहीं बढ़ेंगे, लेकिन हम एनडीए के खिलाफ जो है लगातार अपने नीति के तहत आगे बढ़ते रहेंगे। और राहुल गांधी को विपक्ष ने स्वीकार कर लिया। आपने देखा कि जब खड़गे आवास पर बैठक हुई थी तो सपा से अखिलेश यादव मौजूद थे, ममता बनर्जी ने भी अपने प्रतिनिधि के तौर पर अभिषेक बनर्जी को भेजा था, ऐसे ही हेमंत सोरेन की पत्नी भी यहाँ आई थी। तो जो है इंडिया खेमा एकजुट होकर कह रहा है कि राहुल गांधी ही बिल्कुल इंडिया खेमा एकजुट होकर कह रहा है कि राहुल गांधी ही होंगे नेता प्रतिपक्ष। इंडिया खेमा ये कह रहा है। आप बने रहिए सभी। आदर्श में आपके पास लौटूंगा, उससे पहले एक बड़ा अपडेट, बड़ी जानकारी दर्शकों को हम दे देते हैं। इधर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सरकार बनाने को लेकर बड़ा बयान दे दिया, जिसमें कई समीकरण भी नजर आए हैं। उन्होंने कहा है कि सरकार लोगों को खुश करने से बनती है तो लोगों को कोई भी खुश कर सकता है। सुनिए। मैंने आपसे कहा कि खुश करने से सरकारें बन रही हैं तो कोई खुश और भी कर सकता है। लोकतंत्र में और गिनती जब होती है तो आस और उम्मीद कभी खत्म नहीं होनी चाहिए। अयोध्या की बात करना बेहद जरूरी है। अयोध्या में बीजेपी को हार मिली है और इसको लेकर अखिलेश यादव से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि अयोध्या के लोगों के साथ बीजेपी ने अन्याय किया और इसी का फल उनको मिला है। सुनिए अखिलेश क्या कह रहा है अयोध्या को लेकर। उन्हें जो उम्मीद थी वहां की जनता को, जिस तरह के सरकार का कामकाज था, लोगों को मुआवजा नहीं दिया सही जमीन का, लोगों के साथ अन्याय किया, आपने मार्केट की कीमत से जमीनें नहीं ली उनकी। जब लैंड एक्विजिशन करने के लिए आप चले तो आपने दबाव बना करके, झूठे मुकदमे लगा करके उनसे जमीन छीन ली। आप किसी पुण्य काम के लिए आप गरीबों को उजाड़ रहे हैं। तो इसीलिए मैं समझता हूं अयोध्या और आसपास की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मतदान किया। तो अखिलेश यादव अयोध्या में बीजेपी को मिली हार की वजह बता रहे हैं, लेकिन हमने भी कुछ वजह यहां पर ढूंढी हैं, तलाशी हैं। आपको हम बताते हैं कि कौन कौन सी वजह हैं। वो पहली वजह, राम मंदिर से लोग खुश थे, सांसद लल्लू सिंह से नाराज थे। जो सांसद थे वो लल्लू सिंह, इनसे नाराज चल रहे थे अयोध्यावासी, राम मंदिर बनने से खुश थे। दूसरी बड़ी वजह, बीजेपी को शहर से वोट मिले, गांव वालों का रुख सपा की ओर था। ये एक बहुत बड़ी वजह है। शहर से तो बीजेपी जीती लेकिन गांव में हार गई। गांव वालों का रुख समाजवादी पार्टी की तरफ ज्यादा था तो वोट शिफ्ट हो गया पूरा समाजवादी पार्टी की तरफ। तीसरी बड़ी वजह है, मकान दुकान टूटने से नाराजगी थी दुकानदारों में, लोगों में। मकानों को तोड़ा गया, दुकानों को तोड़ा गया अयोध्या में। विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए से ग्रामीण लोगों में और दुकानदारों में नाराजगी थी, वोट में तब्दील हो गई वो। चौथी बड़ी वजह, मंदिर प्राण प्रतिष्ठा पर जातिगत समीकरण हावी दिखे। जी हां, राम मंदिर निर्माण पर जो जातिगत समीकरण थे जो कि यूपी में काफी चलते हैं, वो काफी हावी दिखे अयोध्या में और उसकी वजह से बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। पांचवी वजह यह है, विपक्ष का संविधान बचाओ का नारा असरदार साबित हुआ। राहुल गांधी, आपको याद होगा, हाथों में संविधान की किताब लेकर संविधान बचाने की बात लगातार करते थे। वो दिल को छू गई शायद अयोध्या में। यही वजह थी कि वहां पर कांग्रेस जीती है। समझेंगे और अच्छी तरीके से समझेंगे और इसे समझने के लिए हम हमारे सहयोगी आदर्श का रुख कर लेते हैं। आदर्श, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने डेंट दिया है यूपी में बीजेपी को, लेकिन खास तौर से अयोध्या का जिक्र करना बेहद जरूरी हो जाता है क्योंकि राम नाम का जिक्र चुनावी रैलियों में बीजेपी नेताओं ने भरपूर किया, लेकिन अयोध्या सीट ही हार गए।
अयोध्या सीट सुमित समझना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि वहीं के सांसद लल्लू सिंह जो रहे हैं, वहाँ से उन्होंने जो बयान दिया था कि अगर 400 पार का नंबर हमें मिलता है तो हम संविधान में बदलाव करेंगे, नियम कायदे बदलेंगे। और इसका मैसेज इतना ज़्यादा बढ़ा गया कि राहुल गांधी ने संविधान की प्रति उठा ली। अपनी हर सभा, रैली, जनसभाओं में उन्होंने संविधान की प्रति को दिखाया, लहराया और बताया कि इस तरीके से संविधान बदलने की बात कही जा रही है। लल्लू सिंह के इस बयान से ना सिर्फ लल्लू सिंह यानी अयोध्या की सीट पर नुकसान हुआ, जो पिछड़े तबके के वोट बैंक थे उन्होंने न कि उनका विरोध किया, बल्कि इसके साथ साथ पूरे यूपी में और देश के अलग अलग हिस्सों में भी इस बयान का इतना व्यापक असर गया कि कई जगहों पर बीजेपी को मात खानी पड़ी। और यही वजह है कि अयोध्या सीट भी सांसद लल्लू सिंह के उस बयान की वजह से ही बीजेपी हारी है। निश्चित तौर पर हमने जो वजहें बताई हैं कि 4 से 5 बड़ी वजहें हो सकती हैं, उसमें सबसे बड़ी वजह मैं इसे लल्लू सिंह के उस बयान से भी जोड़कर देख रहा हूँ, जिसमें तमाम जातियों के वोट बैंक शामिल थे। और उसमें कहीं ना कहीं इस बात का डर था कि अगर लल्लू सिंह इस बात का समर्थन कर रहे हैं कि 400 से ज़्यादा सीटें आने के बाद संविधान में बदलाव किया जाएगा, तो निश्चित तौर पर उसका खामियाजा भी लल्लू। आदर्श, में एक और चीज आपसे समझना चाहूंगा, लल्लू सिंह का वो बयान ज्यादा मतलब डेंट कर गया या लल्लू सिंह को प्रत्याशी बनाना ही डेंट कर गया बीजेपी पार्टी को? देखिए, निश्चित तौर पर बयान के बाद कमोवेश ये अटकलें चल रही थी कि हो सकता है कि प्रत्याशी के तौर पर लल्लू सिंह को बदल दिया जाए, लेकिन पिछले कई सालों से लगातार लल्लू सिंह अयोध्या, फैजाबाद की राजनीति में एक्टिव रहे हैं, बड़े चेहरे के तौर पर रहे हैं, कई बार से जीतते आ रहे थे। तो निश्चित तौर पर ये डर भी कहीं ना कहीं था कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारा एक जीता जिताया प्रत्याशी को अगर हम चेंज करते हैं तो कहीं ना कहीं उसका नुकसान भी हो सकता है। शायद इसी डर की वजह से उनको बदला भी नहीं गया और उस बयान का नुकसान भी बीजेपी को हुआ। तो दोनों वजह कह सकते हैं कि एक तो प्रत्याशी उनके बयान के बाद बदला नहीं गया, दूसरा उनका जो बयान था उससे ना सिर्फ अयोध्या बल्कि इसलिए कहा जाता है कि राजनेताओं को काफी सोच समझकर बोलना चाहिए जनता के सामने। बहुत धन्यवाद आदर्श, बहुत शुक्रिया आपका, और सभी का बहुत धन्यवाद। राकेश आप जुड़े, अनमोल आप जुड़े, और अमृत आपका भी बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तमाम जानकारी के लिए आगे बढ़ते हैं। अब नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की बात कर देते हैं। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से सांसद, अभिनेता और गायक मनोज तिवारी ने देश की जनता का धन्यवाद किया है और इंडिया गठबंधन के बारे में कहा है कि बार बार फेल होने वाला बच्चा 3rd डिवीजन से पास होकर हल्ला मचा रहा है और डिटेंशन मार्क से पास होने वाला सिर्फ फर्स्ट आया है, फिर भी चुप। वहीं मनोज तिवारी ने अखिलेश यादव को लेकर उनकी सीटें बढ़ने पर भी बधाई दी। सुनिए। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से बीजेपी सांसद, गायक और मशहूर अभिनेता मनोज तिवारी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो जीत की बधाई, तीसरी बार आपने हैट्रिक मारी है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद है। धन्यवाद शब्द भी छोटा है। अपने नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की जनता का धन्यवाद करने के लिए और पूरी दिल्ली का। ये बताइए कि एनडीए की गठबंधन की सरकार बन रही है, लेकिन विपक्षी लगातार ये कह रहे हैं कि हमने बढ़त बनाई हुई है, 99 सीटें जीती है कांग्रेस ने, उसके बाद भी ये कह रहे हैं कि हम आगे बढ़ रहे हैं, हम सरकार बना सकते हैं। अब देखो, देश में आजकल एक ही लाइन चल रही है कि जो बार बार फेल होता रहता है वो 3rd डिवीजन पास भी हो गया तो उसकी पार्टी होती रहती है। और अगर कोई हमेशा डिस्टिंक्शन में है, अगर 1st डिवीजन थोड़ा सा आया लेकिन थोड़ा नंबर कम है, तो भी उसको बहुत चिंता होती है। 272 का आंकड़ा होता है और ये देश में चुनाव एनडीए वर्सेस इंडिया अलायंस था, तो वाईएसआर तो एनडीए को ही समर्थन देता है, दूर से देता है, शामिल नहीं होता। तो अभी 4 उनके भी सांसद हैं। जिन लोगों ने कांग्रेस को और पूरी इंडिया अलायंस को उतने भी सीट नहीं दिए जितनी भाजपा को अकेले दिए, उसके बाद भी पता नहीं काहे फड़फड़ा रहे हैं। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। मनोज तिवारी जी थे, इन्होंने साफ तौर पर खुलकर सभी मुद्दों पर बात की। और कैमरामैन शिव त्रिपाठी के साथ आदर्श सिंह, विस्तार न्यूज़, दिल्ली। और आइए अब चलते चलते बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की, जो राजगढ़ लोकसभा सीट से हार गए और हार के बाद एक इमोशनल पोस्ट किया है एक्स पर। शिव मंगल सिंह सुमन की कविता शेयर की है जिसमें उनके तेवर नजर आ रहे हैं। वो कहते हैं, ये हार एक विराम है, जीवन महासंग्राम है, तिल तिल मिटूंगा पर दया की भीख मैं लूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। स्मृति सुखद प्रहरों के लिए, अपने खंडहरों के लिए ये जान लो, मैं विश्व की संपत्ति चाहूंगा, विश्व की संपत्ति चाहूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो भी मिले, ये भी सही वो भी सही, वरदान
मैं मांगूंगा नहीं। तो इमोशनल पोस्ट दिग्विजय सिंह का, और उन्होंने कहा भी था जब वो चुनाव लड़ रहे थे कि ये मेरा आखिरी चुनाव है, लेकिन हार का सामना दिग्विजय सिंह को करना पड़ा। और इसी के साथ ही फिलहाल लाउड स्पीकर में इतना ही। खबर लगातार जारी है, देखते रहिए विस्तार न्यूज। नमस्कार।